कंडीशंस, केसी के यूजेस हमने देखे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने जैसे पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि केसी टोटली मतलब जो है कोई ऐसा मतलब रिलेशन नहीं है केसी का टेम्परेचर से, क्या हम कहें कि डायरेक्टली या इनवर्सली। केसी का मतलब एक डिफरेंट वे है जिसमें मतलब कुछ रिएक्शन जो हैं फॉर्मेशन के होते हैं, कुछ डिकम्पोजिशन के होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं जिस पे टेम्परेचर जो है अफेक्ट करेगा। तो वो हम आज देखेंगे। मतलब आज हम जो बात करेंगे वो ली चार्ट-लेयर प्रिंसिपल और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और जो है साथ में हम जो है कॉमन आयन इफेक्ट को भी देखेंगे। इससे पहले हम केसी की इक्वेशन वगैरह सब और जो उसके रिलेशन, उसके यूजेस सब हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, और काफ़ी लंबा लेक्चर गया था 45 मिनट तक का। और जो है आप उसको मतलब जो है जाके, मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको यहाँ पे साइड में भी आ रहा होगा ऊपर बनते हुए, आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। अच्छा, इससे पहले वाला लेक्चर आप अगर देख लेते हैं या इससे पहले वाले कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा एज़ कम्पेयर टू आप डायरेक्टली इधर आएँ तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी। ओके, तो हम जो जो ली चार्ट-लेयर है, ये एक साइंटिस्ट, इन्होंने फ्रेंच केमिस्ट कह लो आप इनको, इन्होंने जो है एक कह सकते हैं हम जनरल रूल या एक लॉ कह सकते हैं, जिस पे लॉ तो नहीं कहेंगे लेकिन प्रिंसिपल कह सकते हैं, जिसकी बेस पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। हम अपनी मतलब जो डिज़ायर डायरेक्शन पे इक्विलिब्रियम को मतलब जो है ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं ये वन वे रिएक्शन हो जाए, हम इसको बना सकते हैं। हम चाहें हमारी डायरेक्शन जो है रिएक्शन की बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है जो भी है वो हम गेन कर सकते हैं। इसी के बेस पे ही जो है हम मतलब जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बहुत सारे वर्क्स होते हैं, तो वो हम इसको फॉलो करते हुए करते हैं। अभी आपको समझ में जब आएगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे और इसके टर्म्स को देखेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, कहता है कि इफ़ एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड। कौन सा एक्सटर्नल स्ट्रेस? एक्सटर्नल स्ट्रेस हमारे को बोल रहा है हमने टेम्परेचर में चेंज लाए, हम प्रेशर में चेंज लाए, हम कंसनट्रेशन में चेंज लाए, कंसनट्रेशन बढ़ाई या कंसनट्रेशन कम की, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर कम किया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया, उससे इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर क्या होगा, वो मूव करेगा किधर, जहाँ पे इक्विलिब्रियम का जो अफेक्ट आया है, जो डिस्टर्बेंस हुई है, वो डिस्टर्बेंस कम हुए, मतलब उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे उसका इफेक्ट इस जो स्ट्रेस का है वो ख़त्म हो, इम्पोज हो। ओके, तो इसमें क्या होगा, हम इक्विलिब्रियम को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ इसके लिए एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, ये मैंने एक चैम्बर है, इसमें मैंने जो है लिक्विड भर दिया। ओके, जैसे ही मैं इस चैम्बर को यहाँ से ओपन करता हूँ तो क्या होगा, ये शिफ्ट करेगा इस साइड। और कब तक शिफ्ट करेगा, जब तक शिफ्ट करेगा जब तक वाटर लेवल बैलेंस ना हो जाए। जैसे वाटर लेवल बैलेंस हो जाएगा या रुक जाएगा। ओके, मतलब एक इस तरह से लाइन आ जाएगी और वाटर जो है बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो मतलब वाटर बैलेंस होना नहीं समझा रहा, मतलब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, मतलब डिस्टर्ब जो होगा वो अपने स्ट्रेस को कम करेगा और हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू हमें इससे मिल पाएगी। अभी भी आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब हम उसको अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इफेक्ट देखेंगे हम कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन जो है ये डिपेंड करेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मतलब उनकी मतलब उनका अगर हम रेशो लें तो ज़्यादा किसका आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन है, सही है। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अगर मैं आपसे पूछूं रिएक्शन कहाँ पर जाएगा, सिंपल सी बात है, आम आम इंसान भी ये जवाब दे सकता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होगा। ओके, रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड हुआ। अच्छा, मैं कहता हूँ अब मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दी, अब का रिएक्शन प्रोसीड होगा, जाहिर सी बात है रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड होगा। तो कहता है अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए, हम रिएक्टेंट बढ़ा दें तो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अच्छा, मैं अगर प्रोडक्ट को कम कर दूं, अच्छा अगर मैं प्रोडक्ट को कम कर दूं तो क्या होगा, प्रोडक्ट जो है क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अब मैंने प्रोडक्ट को यहाँ पे कम कर दिया, तो अब प्रोडक्ट कम हो गया तो इन रेशो ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कम हो गए और रिएक्टेंट ज़्यादा हो गए, मतलब रिएक्शन कौन कहाँ पे प्रोसीड होगा, फॉरवर्ड होगा। तो मेनी टाइम हम रिएक्शन में क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो है मीथेन गैस बनानी है, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई और हाइड्रोजन गैस बनाई, मतलब जो है ऐड की। इनको ऐड करने के बाद हमने देखा कि थोड़ी देर बाद मीथेन गैस तो बन रही है लेकिन वो मीथेन वापस से इसमें कन्वर्ट भी हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने मीथेन को साथ साथ निकालते भी गए, मतलब उसको रिमूव करते गए।
जैसे ही हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करते हैं, रिएक्शन कहाँ जाता है, फॉरवर्ड जाता है। और हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते गए, मतलब आप रिएक्टेंट को बढ़ाओ और प्रोडक्ट को कम करते जाओ, आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और ये वन वे रिएक्शन हो गया। सिमिलरली इसका अपोजिट ये हो सकता है कि हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते गए और रिएक्टेंट कम करते गए, तो ये जो पूरा रिएक्शन है वो बैकवर्ड पे चले जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब होके बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर जाएगा और जो है उसका स्ट्रेस जो है किधर आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन पे आ जाएगा और वहाँ जाके मतलब जो है इम्पोज होगा। तो कंसंट्रेशन चेंज आई होप आपको समझ में आया होगा। सिर्फ 2 पॉइंट है और उनका वाइस वर्सा है, सही है। अब अगर हम देखें तो ये मतलब सिंपल वही बात बोल रहा है, अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को ऐड करता हूँ तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। ये बोल रहा है क्यूसी केसी से कम है, कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रखे हैं रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। यहाँ पे क्यूसी केसी से कम का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है और न्यूमरेटर कम है। न्यूमरेटर जब भी कम होता है तभी हमारी मतलब जो है वैल्यू जो है छोटी आती है, और डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है उसी के बिहाफ पे हमारी वैल्यू जो है छोटी होती है, तो इसलिए क्यूसी केसी से छोटा हो गया। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट को रिमूव कर लें तो क्या होगा, अगर हम प्रोडक्ट को रिमूव कर सॉरी रिएक्टेंट को रिमूव कर लेंगे तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्यूसी बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए। इसी तरह हम जो है अगर जो है मतलब प्रोडक्ट को ऐड कर दें तो किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि उसमें भी क्या होगा, क्यूसी ग्रेटर देन हो जाएगा। ओके, और अगर हम प्रोडक्ट को रिमूव कर लेंगे तो हमारा जो है क्यूसी लेस देन आ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन राइट मूव कर जाएगा, फॉरवर्ड कर जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। नाउ जैसा हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और अगर मैं इधर एन आर टी को रख देता हूँ कॉन्स्टेंट, तो पी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी। मतलब आपको क्वेश्चन में फंसाने के लिए वो ऐसे गएगा, अगर फॉर एग्जांपल उसने कहा प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसका क्या अफेक्ट होगा, वो इसको इस तरह भी कर सकता है कि वॉल्यूम कम है तो उसका क्या अफेक्ट होगा। बात एक ही है, आप वॉल्यूम को कम करो या प्रेशर को बढ़ाओ, बात एक ही है, उसका अफेक्ट क्या होगा, सेम होगा दोनों का। अभी इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, ये टेबल जो आपको दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको अच्छा एक चीज़ आपको समझाना बाकी थी, ये जो डिपेंड करेगा ये डिफर होगा किससे, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसेस या रिएक्टेंट ऑफ गैसेस पे डिपेंड करेगा। मतलब नंबर ऑफ मोल देखोगे आप, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखूँ तो PCl5 क्या है, रिएक्टेंट है, PCl3 और Cl2 क्या है, ये प्रोडक्ट है। ये इन दोनों के 1 और 1 2 मोल हो रहे हैं और ये अकेला 1 है। आप ज़रा 2 - 1 करो, 1 मोल, मतलब 1 मोल का डिफरेंस आ रहा है इसमें। मोल ज़्यादा कहाँ पे है, मोल ज़्यादा है यहाँ पे, जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ से कम मोल की तरफ मूव करेगा। मतलब यही तो बोल रहा है, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो जहाँ पे प्रेशर कम होगा मतलब उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे मतलब जो है प्रेशर कम होगा। क्या, सॉरी मतलब ये बोल रहा है जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उधर मूव करेगा जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब वॉल्यूम जहाँ पे कम होगा। अब हमारा वॉल्यूम यहाँ पे कम है क्योंकि मोल कितने हैं, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। देखो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। जितने ज़्यादा मोल उतना ज़्यादा वॉल्यूम, और जितने कम मोल उतना कम वॉल्यूम। तो स्टेटमेंट क्या बोलती है हमें, स्टेटमेंट बोलती है जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये उधर शिफ्ट करेगा जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होने का मतलब मोल कम होंगे, तो मोल कहाँ कम है, मोल यहाँ कम है। ओके, देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया तो ये लेफ्ट साइड मूव कर गया। अच्छा, मैं अगर प्रेशर कम करूँगा अब ये ज़्यादा मोल की तरफ मूव करेगा। जैसे ये प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो ये मूव करेगा इंक्रीज़ इन वॉल्यूम। इंक्रीज़ इन वॉल्यूम मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ मोल, तो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल इधर मिलेंगे तो ये राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखो तो यहाँ पे रिएक्टेंट के ज़्यादा मोल हैं तो ये कहाँ शिफ्ट करेगा, राइट में, मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा प्रोडक्ट की साइड। अगर मैं कम करूँगा तो रिएक्टेंट की साइड शिफ्ट करेगा। बट यहाँ पे तो मोल सेम हो गए, आप बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे इंक्रीज़ करो या डिक्रीज़ करो अब ये इससे अफेक्ट नहीं करेगा। समटाइम ट्रिकी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब इधर का किस डायरेक्शन में हम इसको सपोज करें, लेकिन इधर जो है कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का अफेक्ट हो सकता है, मे बी अगर एंडोथर्मिक हुआ या एक्सोथर्मिक हुआ तो, या फिर कंसंट्रेशन का अफेक्ट हो सकता है, लेकिन प्रेशर का इस पर अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल, या हम कह सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, इसलिए नंबर ऑफ मोल याद रखो। मतलब नंबर ऑफ मोल क्या, ये कोफिशिएंट, 2 कोफिशिएंट यहाँ पे 1 और 1 इनको प्लस करो, 2 2 और 2 2 को 2 से माइनस कर तो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा। ओके,
रिएक्शंस दो तरह की होती हैं। अगर उनमें एंथैल्पी चेंज की बात करें या उसकी हीट के बारे में बात करें, उसके एंथैल्पी टर्म के बारे में बात करें, तो वो इस तरह से दो होती है। अभी हम आगे हमारा चैप्टर आएगा थर्मोडाइनमिक्स, उसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा एंथैल्पी और एंड और एक्सोथर्मिक। बट इन सिंपल आप ये समझ सकते हो, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती हैं जिसमें बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये दो एटम है पी और पी के ज्वाइन हुए, बॉन्ड बना और इनमें से एनर्जी निकली। जो एनर्जी निकली, एनर्जी का रिमूवल हुआ, दैट्स एक्सोथर्मिक। किसी भी चीज़ से एनर्जी निकले, हीट निकले, फॉर एग्जाम्पल वो एक्सोथर्मिक है। फॉर एग्जाम्पल भाई आप बर्निंग कर रहे हो, बर्निंग में से हीट निकल रही है, क्या है? एक्सोथर्मिक है। बट कोई ऐसा सिस्टम जिसको आपको हीट देना पड़े, क्या करना पड़े? हीट देना पड़े, वो एंडोथर्मिक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ भाई इन दोनों बॉन्ड को मैं तोड़ दूँ, अभी तो ये बॉन्ड बने तो एनर्जी निकली, मैंने इन बॉन्ड को तोड़ना है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने हीट दी, सिस्टम ने जो है हीट को एब्जॉर्ब किया, दैट्स एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब करेगा और एक्सोथर्मिक में रिलीज करेगा। रिलीज करेगा नेगेटिव साइन, एब्जॉर्ब करेगा पॉजिटिव साइन। इस तरह तो याद रख सकते हो ना। तो ओके, नाउ मूव ऑन टू द, आगे हम पहले इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे डाटा पे। अब यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दिए हैं, एक एक्सो की और एक एंडो की। सिंपल पता चल रहा है, हीट चेंज दिया हुआ है। अच्छा, अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम रहती है तो इसका भी एक इलाज है। फॉर एग्जाम्पल एक्सो जो होता है वो हीट क्या करता है? रिलीज करता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसके साथ आप हीट रखोगे, ओके। और एंडो क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है। तो आप जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा, पॉजिटिव साइन देख के उस रिएक्टेंट के साथ हीट रख दोगे, ओके। एच हीट रख देना, सही है। और बी बन गया। ये दो अलग रिएक्शन है, एक नहीं है, सही है। इसको मैं लाइन खींच देता हूँ अभी सबको अलग करने के लिए। ये दो अलग रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में भाई प्रोडक्ट बनता है, तो हम प्रोडक्ट तो हमारे काम का होता है, हमें इस्तेमाल करना होता है, बाहर निकलता है प्रोडक्ट, सही है। और रिएक्टेंट तो मतलब हम उसमें पुट करते हैं। तो रिएक्टेंट में हमने क्या रख दिया? हीट रख दी, मतलब हम हीट को भी ऐड कर रहे हैं। और प्रोडक्ट में हमने जहाँ वो एंडोथर्मिक होगा जिसमें ऐड करेंगे, और जिसमें हमें प्रोडक्ट में हीट मिल रही है, हमें साथ में मिल रही है प्रोडक्ट के साथ, वो एक्सोथर्मिक है। अब हम इसका टेम्परेचर चेंज देखते हैं, आपको समझ में आएगा। अगर एक्सोथर्मिक है, मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो देखो यहाँ हीट है, यहाँ हीट है, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हो, ये दो है और ये एक है, मतलब ये मूव कहाँ करेगा? इधर मूव करेगा। बल्कि ये भी सही एग्जांपल नहीं है, जहाँ पे हीट हो ना उसके ऑपोजिट में मूव करेगा, फॉर एग्जांपल। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीजिंग पे, सही है ना। अगर एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहाँ मूव कर जाएगा? लेफ्ट साइड मूव कर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट है, तो हीट के लेफ्ट साइड मूव कर गया। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे अब कम करूँगा तो अब तो इसका वाइस वर्सा ही होगा ना। अब ये इधर आ जाएगा, इसका ऑपोजिट होगा, ओके। अब जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया तो अब ये कहाँ मूव कर गया? फॉरवर्ड मूव कर गया, राइट पे आ गया। ये तो था एक्सोथर्मिक। अब आ जाते हैं एंडोथर्मिक पे। एंडोथर्मिक पे हीट यहाँ पे है, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, कहाँ जाएगा? सिंपल सी बात है, राइट पे जाएगा ना। जो हीट है, हीट से उसके अपोजिट जाना है। अच्छा, टेम्परेचर कम करूँगा तो फिर जो है इसके बैकवर्ड आएगा। सिंपल सा आपको फिनोमिना यही याद रखना है कि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड जाता है, टेम्परेचर कम करने पे फॉरवर्ड जाता है। इसी तरह एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाएगा और टेम्परेचर कम करने पे बैकवर्ड जाएगा, ओके। 1 मिनट। यही बोल रहा है, अ डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ केमिकल सिस्टम फेवर अ रिएक्शन प्रोसीड इन exothermic direction, whereas an increase in temperature favor the reaction to turn in endothermic. यस, ये बात है ना। देखो अभी क्या बोल रहा है? अभी ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे हीट है, तो ये रिएक्शन चाहेगा। अब अभी अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सोथर्मिक में, तो ये चाहेगा कि ये एंडोथर्मिक प्रोसीड हो। अगर देखें तो बी प्लस एच और ए बन रहा है, एंडोथर्मिक नहीं है। अगर ये ऑपोजिट जाए तो एंडोथर्मिक लगेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जाएंगे इस तरह एंडोथर्मिक लगेगा। और अगर हम इसको ऐसे मूव सॉरी अगर हम ऐसे मूव इधर कर रहे हैं तो ये कैसा लग रहा है? ये एक्सोथर्मिक लग रहा है। तो रिएक्शन उस साइड मूव करेगा, उसके अपोजिट रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ये मूव करेगा एंडोथर्मिक वे में, ओके। और अगर ये एंडोथर्मिक होगा तो ये एक्सोथर्मिक वे में, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा, अब कैटलिस्ट का क्या रोल होता है? कैटलिस्ट के बारे में भी चैप्टर आएगा, चैप्टर आई थिंक 8 नहीं 9, चैप्टर नंबर 9 है, इसमें हम कैटलिस्ट पढ़ेंगे। बट कैटलिस्ट ओनली द स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड डाउन द रिएक्शन। लेकिन
ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता उसको, कोई अगर आप कैटलिस्ट ऐड भी करते हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, इसमें कुछ जो है कुछ बुक्स लिखती भी है कि भाई हेलोजेंस और जो है कुछ गैसेस का भी इफेक्ट होता है, लेकिन हमारी बुक में नहीं दिया हुआ तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ओके, अभी आपको मैंने एक रिएक्शन दिया है, आपको इधर देख के बताना है कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है एंडोथर्मिक, सही है, एंडोथर्मिक है, मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया, बैकवर्ड जाना चाहिए या नहीं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है यहाँ पे एंडोथर्मिक, टेम्परेचर डिक्रीज किया, शिफ्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स बैकवर्ड। इस तरह आप, अब ये किस तरह पता चला, मैंने हीट को, एंडोथर्मिक था, एब्जॉर्व करेगा इधर रख दी, और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज करता तो इधर आता, लेकिन डिक्रीज किया तो रिएक्शन इधर गया, इस हीट की तरफ ही गया, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड गया, तो बी लिख देंगे। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 1, ज़्यादा से कम की तरफ, मतलब ये भी क्या होगा, बैकवर्ड होगा। अब ये जो तीसरा वाला है ना, ये आपको खुद बताना है कमेंट में होमवर्क के तौर पर। ओके, कोई मुश्किल नहीं है, तो सिंपल सा, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओगे ना, मतलब थोड़ा सा सोच के भी देखोगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। और इसमें इतना ज़्यादा कोई मतलब वो सुपर कंसेप्ट नहीं है, कोई सुपर साइंस लग रही हो, आम सी बात है। अभी हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि भाई इसकी एप्लीकेशन कहाँ है। हमने इतना ज़्यादा ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ तो लिया, ली चैटलियर ने भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ पड़ता है। लाओ अब आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे हैबर प्रोसेस, बॉर्न हैबर प्रोसेस। ओके, तो इसमें जो है हम क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे, NH3। अब वो जो हैबर प्रोसेस है, इसमें करते क्या है हम, जो है अमोनिया बनाते हैं, सॉरी ये बॉर्न हैबर नहीं है, बॉर्न हैबर साइकिल होती है। तो ये हैबर प्रोसेस है। अब हम इसमें देखेंगे कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस को मतलब वो फैक्टर्स को अगर हम मेंटेन ना करें तो हमें आई थिंक अमोनिया ना मिल पाए सही तरह से। तो हम मैक्सिमम यील्ड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके NH3 बना रहे हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें से हीट रिलीज होगी। ओके, अब जो है देखा जाए तो यहाँ पे मोल देखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं प्रेशर के चेंज पे, कंसनट्रेशन का चेंज तो आपको पता है, अभी मैंने यहाँ पे अभी कंसनट्रेशन भी देखते हैं। ओके, पहले इस पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखा जाए तो लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 2 मोल है, सॉरी लेफ्ट साइड पे 4 मोल है, राइट साइड पे 2 मोल है। ओके, तो मूव कहाँ करेगा, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो कहाँ जाएगा, प्रेशर बढ़ाने पे तो ये फॉरवर्ड जाएगा, सही है। लेकिन प्रेशर भी कितना बढ़ाना है, ऐसे तो नहीं होगा ना कि भाई आपने प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते आपने भाई कहा मुझे तो बहुत ज़्यादा यील्ड चाहिए, मैक्सिमम कर दिया, मतलब मैक्सिमम मतलब बहुत ही ज़्यादा 4000 ATM, फिर तो आपका मतलब जो है रिएक्शन ही मतलब जो है डेंजर में पड़ जाएगा। आपको जो है मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसको आपको वहाँ से जो है निकालेंगे तो नहीं, आपको मतलब जो है सज़ा हो जाएगी, बट बहुत बढ़िया ना। तो मतलब जो है यहाँ पे देखा जाएगा प्रेशर भी एक ऑप्टिमम प्रेशर रखा जाएगा, ऑप्टिमम प्रेशर कितना, 200 to 300 ATM। इससे MCQs बन जाते हैं, ये पता होना ज़रूरी है, तो उसको नोट करना। लेकिन प्रेशर हमने क्या किया, इधर इंक्रीज़ किया, ये टर्म भी आपको पता होना चाहिए। असल चीज़ यहाँ पे यही है कि हमने प्रेशर को हाई किया है, कितना, 200 to 300। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमें अमोनिया चाहिए, हमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से काम ही नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, पहले कंसनट्रेशन देखते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन खरीदेंगे और अमोनिया को सेपरेट करते जाएंगे। मतलब ये हमारा कंटेनर भाई जिसमें हम तैयार कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें किस पे, नाइट रिएक्टेंट पे, जितना ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट होगा ना प्रोडक्ट। और टाइम के साथ साथ भाई रिएक्शन क्या होता है भाई, जिधर भी रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो आपको पता है वो बैकवर्ड भी जा सकते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये अमोनिया वापस से इसमें तब्दील हो गया तो हम क्या करते हैं, हम साथ के साथ प्रोडक्ट को भी निकालते रहते हैं। तो अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन बढ़ाता जाऊं और अमोनिया को निकालता जाऊं तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड रहेगा। इसीलिए कह रहा था कि अगर हमें कोई भी एक चीज़ चाहिए, कोई भी यील्ड मतलब यील्ड ऑफ अमोनिया चाहिए हमें यहाँ पे, तो हमें उसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन ही चाहिए, हमें बैकवर्ड की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इंक्रीज़ करते गए रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन और प्रोडक्ट की कम करते गए, इसलिए रिएक्शन वन वे हो गया। अच्छा, कैटलिस्ट का क्या का रोल है यहाँ पे, कैटलिस्ट का सिर्फ इक्विलिब्रियम पे कोई रोल नहीं है, लेकिन स्पीड अप करेगा,
में जो है मतलब एक जितने मॉलिक्यूल बगैर कैटलिस्ट के सिंथेसाइज हो रहे थे, कैटलिस्ट डालने के बाद उससे ज़्यादा, उससे डबल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे होंगे। अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फाइनली जो है आयरन यूज़ कर रहे हैं, जो मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं पाउडर फॉर्म फाइनली। ओके, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ तो क्या होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर टू द राइट साइड और NH3 फॉर्मेशन होगा। तो हमें टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, कितना, 400 से 500 सेल्सियस। अब आप बोल रहे होगे कि ये अगर लो टेम्परेचर है, लेकिन अगर आप देखो तो ये लो टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू जितनी हीट निकल रही होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कंसेप्ट हमें जो समझ में आएगा वो आएगा समझने के बाद, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। आपने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में तो पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइट जो मतलब जो है डिसोसिएट हो जाते हैं किसी भी मीडियम, एक्वस मीडियम में ज़्यादातर, इनटू आइंस। कौन से आइंस, कैटाइन और एनाइंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, जो पूरी तरह से जो है डिसोसिएट हो जाएंगे, और जो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो नहीं होंगे। उन्हें हम कहते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट तकरीबन सेम है। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो इस तरह के सॉल्ट्स होते हैं जो, अगर हम फॉर एग्जांपल ये मैंने कैल्शियम सल्फेट है, इसको मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया, ये सॉलिड में होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी आप सॉल्ट ले तो सॉलिड होगा, उसको मैंने डिज़ोल्व किया, कुछ तो पार्ट इसका आयन में डिज़ोल्व हो गया, मतलब एक्वस बन गया, लेकिन कुछ पार्ट इसका अभी भी सॉलिड है, मतलब पूरी तरह से हल नहीं होता। कुछ पार्ट इसका आयनाइज होता है और सर्टेन पार्ट सॉलिड रहता है। सॉलिड पार्ट कैसा है, सॉलिड पार्ट है इनसॉल्युबल, उसको मैं आई लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इनसॉल्युबल पार्ट है, सॉल्युबल नहीं है, ये इसमें हल नहीं हुआ। लेकिन ये पार्ट कैसा है, ये सॉल्युबल है। ओके, अब अगर मैं इसकी केसी रिएक्शन बनाता हूँ तो कॉपर सल्फेट तो हमें पता है ये तो आयनाइज ही नहीं हुआ, और केसी तो हम आयनाइज मतलब जो है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखेंगे, यहाँ पे तो हुआ ही नहीं है, तो हम इसको इधर ले जाएंगे और केसी को कॉपर सल्फेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे को मिल जाएगा KSP, के सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो किसका होता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का होता है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, इसका न्यूमेरिकल मैंने ऐड किया है या नहीं, यस मैंने किया, इसको समझाऊंगा मैं। तो अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट आयनाइज इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम मतलब केसी की इक्वेशन में हमने जो रिएक्ट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रखा था, उसमें हमने रिएक्टेंट तो हटा दिया, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दिया उससे। प्रोडक्ट का मतलब जो है, मतलब जितने भी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका हमने प्रोडक्ट लिया है, मतलब उनको मल्टीप्लाई किया है उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन को। ओके, अब KSP हो, ये आपको पहले बात मैंने बता दी थी, KSP QSP QC KC KP KN KX QSP जो भी हो, ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है और टेम्परेचर से ही चेंज होते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है एट 25 सेल्सियस, जितनी भी आपको आपकी बुक में टेबल दिखेंगी ज़्यादातर 25 सेल्सियस पे होंगी या फिर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होंगी। ऐसे ही वैल्यूज़ को वो मतलब जो है, इसलिए वैल्यूज़ वेरी करती रहती हैं टेम्परेचर की वजह से, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये सब चीज़ें आती है। अब ये आपके पास हाइड्रोक्साइड आ गया, उनका फार्मूला और KSP वैल्यू, कार्बोनेट सल्फेट क्लोराइड फ्लोराइड, इनको आपको देखना होगा, इनके ऑर्डर को देखना होगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 1.8 इंटू 10⁻11 है, जिंक हाइड्रोक्साइड का 2.1 इंटू 10⁻16 है, कैल्शियम कार्बोनेट का 3.8 इंटू 10⁻9 है। कितना कम है, जिंक हाइड्रोक्साइड का कितना कम है। अच्छा ये तो कुछ नहीं, ये देखो कॉपर सल्फाइड का कितना कम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, 8.7 इंटू 10⁻36। अच्छा इनका ऑर्डर याद रखना आपको ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। लाइक लेड सल्फाइड का 8.5 इंटू 10⁻28। अच्छा भाई ज़्यादा किसका है, देखो ज़्यादा इसका लेड क्लोराइड का 1.8 इंटू 10⁻5, कॉपर कैल्शियम फ्लोराइड का भी, और जो है कैल्शियम सल्फेट का। ओके, कैल्शियम सल्फेट हो गया, लेड क्लोराइड हो गया। ये कुछ आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जो ज़्यादा और कम के
या इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन। हम अब इसका कैसे करेंगे। लाइक आपके पास सामने है सिल्वर सल्फेट Ag2SO4, इसको यूज़ किया जा रहा है, मतलब जो है इसको हम चोट को मतलब जो फिल करने के लिए या उस पर एज दवाई के तौर पे भी हम यूज़ कर लेते हैं मेडिकल पर्पज से। अब हमें इसका जो है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। ओके, वाटर में इसकी सॉलिबिलिटी दी है, क्या दी है, सॉलिबिलिटी दी है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट नहीं दिया। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इसका निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको सॉलिबिलिटी दी है तो हम पहले इसको डिसोसिएट करेंगे। अब डिसोसिएट करना है तो आपको देखना होगा कि भाई सिल्वर है, क्या चार्ज होता है +2, तो मतलब आपको इसके साथ 2 लगाना पड़ेगा। ऊपर यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, इस तरह से इसका 2 लगेगा तो गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ 2 नहीं लगेगा, लेकिन सल्फेट की -2 होता है तो वैलेंस से हम लगा सकते हैं। अब देखा जाए तो Ag कितने मोल हैं, Ag के 2 मोल है, कोफिशिएंट में 2 लिखा है, तो आप पहले इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लो। सही है, सल्फेट के तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से 1 से। अब आप इक्वेशन लिखोगे। अच्छा, आपको ये याद रखना है 2 से तो अलग मल्टीप्लाई करोगी और उस पर स्क्वायर भी करोगे। अब ये मैंने क्या किया, मैंने Ag पे स्क्वायर भी किया और सल्फेट की वैल्यू पुट की और इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया। थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, दोबारा समझाता हूँ। Ag आपका मतलब जो है इसके कितने कोफिशिएंट आए, 2 आया। इसका क्या है, इसका कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। इसका कोफिशिएंट 1 है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर 1 ही इसके पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। लेकिन पहले Ag के पास 2 मोल है कोफिशिएंट में, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे पहले और फिर अंदर रखोगे, उसके स्क्वायर लोगे फिर बाद में, मतलब मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर भी लेना है। 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे और स्क्वायर लोगे। अगर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे उसका क्यूब लोगे। समझ गए, इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा और फिर उसको जो है आपस में मल्टीप्लाई करोगे और केस पी निकाल लोगे और ये आपको केस पी मिल जाएगा। अब केस पी को हम यूज़ क्यों करते हैं, केस पी की कुछ एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन है केस पी से हम जो है पता कर लेते हैं भाई हमारा जो हमने सॉल्ट उसमें ऐड किया है उसने रिएक्शन मतलब जो है सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाया है, अनसैचुरेटेड बनाया है या सुपर सैचुरेटेड बना दिया है, ये हमें देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका सॉल्यूशन, आप पहले इससे पहले हम आयनिक प्रोडक्ट समझ लेते हैं, QSP। आयनिक प्रोडक्ट क्या है, ये है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन। हमने जैसे QC पढ़ा था, ये भी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन है। बट ये याद रखना, ये जो होगा ये हम इसलिए मतलब इस आयनिक प्रोडक्ट को हम जब लेते हैं जब हम आयंस का मल्टीप्लाई करेंगे, और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे थे, हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले रहे थे। ओके, और वैसे ज़्यादातर QSP को हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन, भाई इस कंडीशन पे QSP है। KC क्या है, एक स्टैंडर्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। QSP एक कैलकुलेटेड और एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हमें मतलब जो है एक्सटेंड पे हमें जो वैल्यू चाहिए वो हम निकालते हैं, तो उससे हमें प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई जो है हमारा जो मतलब सोल्यूशन है वो किस तरह का है। अगर रिएक्शन के बारे में बात करें तो रिएक्शन की एक्सटेंड मतलब डायरेक्शन कौन सी है, इसलिए तो KSP और QSP अगर मतलब जो है उनमें ग्रेटर का जो रिलेशन हो, मतलब KSP ज़्यादा हो QSP से, KSP ज़्यादा है मतलब KSP एक फिक्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, QSP क्या है उससे कम है मतलब अनसैचुरेटेड वैल्यू है। अगर KSP QSP बराबर हो गया मतलब हमारी जो वैल्यू थी डिज़ायर्ड वैल्यू उसी के इक्वल आ गया है, मतलब हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। बट अगर QSP बहुत ज़्यादा हो जाए मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उससे ज़्यादा हो जाए, मतलब हमने सॉल्यूशन में मतलब हीट दे के सुपर सैचुरेटेड बना लिया, मतलब यहाँ प्रिसिपिटेशन फॉर्म होगी। ओके, PPT। नाउ कॉमन आइन इफेक्ट क्या है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि भाई जो है स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं उनको हमने उनकी सॉल्युबिलिटी देखी बहुत ज़्यादा वीक होती है। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड रहेगी और ये इस तरह है, ये जो है एक्वस है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ ऐसा कोई सॉल्ट ऐड करता हूँ, कोई एक सिमिलर सॉल्ट इसमें ऐड कर दूँ जिससे इसकी सॉलिबिलिटी और कम हो जाए। अब ये कैसे होगा, आपको ये तो पता है भाई अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर मैं आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा, ये सॉलिड है मतलब इनसॉल्युबल है, और जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतनी सॉलिबिलिटी कम होगी या नहीं। फॉर एग्जांपल पहले 3 AgCl थे, मैंने क्या किया सोडियम क्लोराइड मिला दिया इसमें, सोडियम क्लोराइड मिलाया रिएक्शन बढ़ गया और 3 से 5 हुए, 5 और मोलिक्यूल आ गए। जितने ज़्यादा सॉलिड के मोलिक्यूल आएंगे उतनी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा है कि जैसे ही हम कोई भी सिमिलर सॉल्ट
ऐड करेंगे कॉमन, उसके कॉमन आइंस क्या करेंगे, उसके साथ मिलेंगे और जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, और कंसंट्रेशन बढ़ते ही सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है उसके एडिशन से वो रिवर्स डायरेक्शन में चले जाएगा, और रिवर्स डायरेक्शन में जाने की वजह से इनसॉल्युबल जो है AgCl बन जाएगा सॉलिड, जो सॉल्युबल नहीं है। उससे क्या होगा, उससे हमारा रिएक्शन, हमारा जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो जाएगा। सही है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम जो है करके भी देख सकते हैं, मतलब लेकिन ये ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज में किया जाता है, जिसमें जिसमें क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्मेशन होती है और वो बहुत रैपिडली होती है। ओके, तो कॉमन आई इफेक्ट, अच्छा हाँ। अब इससे हमें पता है कि भाई जो सॉलिबिलिटी है, जो हम स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट की, वो कम हो रही है, तो प्रेसिपिटेशन तो फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि वो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसको हम जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं कुछ एरियाज़ में। इसलिए भाई साल्ट प्योरिफिकेशन के लिए, सोप प्रेसिपिटेशन के लिए, और अदर जो आपने शायद 10 में पढ़ा भी होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जिसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम बहुत सारे मतलब मेथड्स यूज़ करते हैं, प्योरिफिकेशन के, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक वगैरह। तो और जो है मतलब जो है सॉल्यूशन प्रिपेयरिंग, ये जो होते हैं, इसमें हम जो है कॉमन आइन इफेक्ट को भी यूज़ करते हैं। जैसे इसने यहाँ पे कॉमन आइन को ऐड किया, रिएक्शन की डायरेक्शन शिफ्ट हो गई, और क्या हुआ, इनसॉल्युबल सॉल्ट ज़्यादा बने, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो दैट्स अ कॉमन आइन इफेक्ट। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। पूरा चैप्टर हमने मुकम्मल किया। 40 पेज की PDF, मतलब जो है स्लाइड की, हमारे पास जो मतलब हमारा लेक्चर था हमने मुकम्मल किया। पिछला लेक्चर अगर आप देख लेते हो तो आपको ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हमने बहुत सारे रिएक्शन के बारे में बात की थी, कंडीशंस, ग्राफ्स देखे थे, मेथड देखे थे, उसमें मतलब जो है कैलकुलेशंस हमने, जो असल जो थी चैप्टर का मतलब मेन पार्ट वो था, और ये जो है उसका आफ्टर दैट जो हमें समझाने वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।